पार्ट नंबर 4 चल रहा है, उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर ये 4 मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आपको प्ले लिस्ट में आप मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, वहाँ जा कर के प्ले लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर वो आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव दिया होगा, तो वहाँ पे आप सर्च करके आप देख सकते हैं साइंस फिजिक्स का। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे भी आप वहाँ पर सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको मैथ के भी वीडियो मिल जाएंगे, परसेंटेज वगैरह। ठीक है, और आप अगर चाहेंगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसके भी आपको फर्स्ट चैप्टर के वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है पर डे स्टार्ट किया हूँ, तो करंट अफेयर्स आप मॉर्निंग में उसको देख सकते हैं। कभी कभार लेट हो जाता है तो मैं दोपहर को भी उसको डाल देता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि सुबह ही मैं उसको अपलोड करूँ। ठीक है, तो आइए करंट अफेयर्स के साथ साथ सारा सब्जेक्ट के साथ साथ हम चर्चा करेंगे किस तरह से कितने महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर्स हो रहे हैं, कितने अच्छे निकल करके आ रहे हैं, तो हम सारे के सारे इसमें चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो आप मेरा सहयोग दीजिए, मैं आप लोगों के साथ 100% खड़ा रहूँगा। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं और देखेंगे कितने महत्वपूर्ण हैं। एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायु की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखना है कि वायु की चाल डायरेक्टली निकाल लेना है। इसको क्या कर देना है, 332 गुणे क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो यहाँ 600 कितना हो जाएगा, 662 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम तुरंत सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, और बता देता हूं कि जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाऊंगा। अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और लॉकडाउन जो है अभी हटा हुआ है। आज 8 जून हो गया, और इसके साथ साथ बहुत सारी ढील दी गई हैं। बहुत सारा जो आयोग जो है वो गठन अपना बना रहा है, अपना कमेटी बना रही है, ताकि हम जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। ठीक है, तो चलिए 76 देते हैं। डेसिबल इकाई किसका मात्रक है, तो प्रकाश की गति का मात्रक किसका है, प्रकाश की गति का मात्रक, उसमें गति का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, रेडियो तरंग की मात्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है आपका, ये डेसिबल होता है। तो ये भी आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बता दूं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% ही है, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हैं। ठीक है, चलिए ध्वनि की तरंग का कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो 17 मीटर की दूरी होती है, न्यूनतम दूरी 17 मीटर रखी गई है, वहाँ से ध्वनि जो परिवर्तित होकर के आती है वही आपका प्रतिध्वनि यानी इको कहलाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 के देखते हैं। सोनार। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है आंतरिक क्षत्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नौ संचालकों। जब भी कोई चीज़ हमारी जो है वो समुद्र में या नदी में या बड़े बड़े ऐसे जगह पे जहाँ पर पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पर ढूंढने का यही काम होता है। नौ संचालकों द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु को हम जो गए वहाँ से ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ये आपका डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होता है कि जब कोई श्रोता एवं स्रोत यानी जहाँ से वो आवाज़ उत्पन्न हो रही है और वो सुनने वाला, जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो हमें कम सुनाई देती है, जैसे हम नज़दीक आते हैं तो सुनाई हमें ज़्यादा देती है, इसलिए डॉपलर प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी होती है, डॉपलर प्रभाव होता है, चार्ल्स नियम होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव वही है। ठीक है, कभी कम सुनाई देना और कभी ज़्यादा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, कैसे जैसे चलती है वैसे वैसे हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है, केल्विन की बात करें तो ये 310 होता है केल्विन। ठीक है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 82। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे।
तो ये माइनस का जो होता है 40 डिग्री होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको याद है, -40 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है, क्या है न्यूनतम संभव ताप, तो -273, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को, क्योंकि ये समय के अनुसार आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर है, किसी मनुष्य के शरीर का ताप सामान्यतः तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट, बी होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो समथिंग दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तो ये भी आपको करेक्ट आंसर इसका आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहीं पर ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंड महसूस करता है, क्यों ठंडा लगता है? इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक माना है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चालकता का सिद्धांत है कि जो है इसमें देखना है कि ऊष्मा जो होती है कौन कंडक्ट होगा तो उसमें जो होगा और नॉन कंडक्ट होगा, तो जो कंडक्ट होता है उसमें जो होता है जो इलेक्ट्रिक होती है उसका आदान प्रदान, या कह सकते हैं कि हीट जो होता है उसका आदान प्रदान होता है। जो नॉन कंडक्ट होगा उसमें कुछ नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 87 की बात कर लेते हैं। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसका संवहन कहलाता है। इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण होती हैं। चालन, संवहन और विकिरण होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर संवहन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मा जो सूर्य का प्रकाश होता है तो ये संवहन के द्वारा होता है, ये सॉरी विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो होता है चालन, संवहन और विकिरण होता है, ठीक है। इस तरह से आपको करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी पारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं कि समान मोटाई के परतों की 2 परतें उनके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। दोनों परतों के बीच संपुट वायु के कारण, क्या है, दोनों परतों के बीच संपुट वायु के कारण हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये है समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसको दुगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण, जब उनको दुगुना कर लेते हैं तो उष्ण आवरण प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। जब दुगुना कर लेंगे तो वहाँ पर गर्मी का ज़्यादा होगा। 2 परतों के बीच संपुट वायु के कारण जो होगा क्या प्रदान करेगा, आवरण प्रदान करेगा, उष्ण, यानी थोड़ा सा गर्मी सा महसूस होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका जो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी ऊष्मा का जो होता है सफ़ेद वस्त्र होता है। जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो जैसे वो सफ़ेद होगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश आएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगा, ठीक है। जिसे आप कह सकते हैं गाय जो सफ़ेद होती है उसमें ऊष्मा का जो होता है कम अवशोषक होता है। अगर भैंस की बात करें तो ये जो होता है जैसे ब्लैक कलर की होती है, तो इसमें जो होता है उसमें अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम बात कर लेते हैं, इसका अंतःक्षेत्र चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, तेज हवा वाली रात्रों में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हम बात करते हैं जो वाष्पीकरण होता है उसकी दर तेज होती है, इसलिए रात में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली ओस नहीं बनती है क्योंकि वो वाष्पीकरण होता है, वो तेजी से हवा के माध्यम से इधर उधर हो जाता है और वो नहीं बनता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 ठोस कपूर
वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जब कोई ठोस डायरेक्टली किस में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका ठोस जो होता है डायरेक्टली भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। बीच की जो होती है लिक्विड क्रिया नहीं होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बीपीएससी वगैरह में जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य आदत से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या होता है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने का आता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पहाड़ों पर पानी क्या होता है? पहाड़ों पर जो पानी होता है क्या होता है? पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस से जब कम होता है तभी वो जो पानी क्या होता है पहाड़ों पर उबलने लगता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है 97 का, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मार्ग क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो भाप, इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा यानी कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है इसलिए जो हमारा हाथ जल्दी चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यानी इसकी पुष्टि किसकी करता है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी ही? अनुप्रस्थ तरंग है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आप लोगों से एक और बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, हो सके तो लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ एक बार लिख देते हैं तो कभी ज़िंदगी में भूलती नहीं है। और बार बार लिखने का प्रयास करते रहिए, नोट्स बना लीजिए और बेहतर तरीके से मेहनत करके पढ़िए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल। ठीक है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। जो नए व्यूअर हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन होगा, ठीक है, उसको प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल का कर दीजिए। जितनी नोटिफिकेशन होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट दूंगा। और ऐसे ही ये अपनी न्यू पैरामाउंट अड्डा जो फैमिली है इसको आप सपोर्ट करते रहिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।